हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद अनुराधा। आज हम लोग जो है क्लास 7 की जो साइंस की SCERT द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक है उसके 8 चैप्टर जीवों में श्वसन इसकी स्टडी करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग श्वसन की आवश्यकता, श्वसन की प्रक्रिया, मानव में श्वसन, अन्य जंतुओं में श्वसन, अंग एवं प्रक्रिया, पौधों में श्वसन इसकी स्टडी करेंगे। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, साथ ही साथ शेयर करिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत देर तक व्यायाम करने, तेज दौड़ने, कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने जैसे कार्यों को करने से हमारी सांसें तेज तेज चलने लगती हैं, हम हाँफने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, चलिए जानते हैं। दरअसल सांस लेना मतलब कि श्वास जो है एक प्रक्रिया है जिसमें वातावरण की वायु शरीर में प्रवेश करती है और बाहर निकलती है। जरा सोचिए क्या होगा यदि यह प्रक्रिया कुछ देर के लिए रुक जाए। जैसे अक्सर भीड़ भाड़ वाले इलाके में या सड़क पर लगे जाम में जब हम फंस जाते हैं तो बहुत उलझन होने लगती है। हम जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलने का प्रयास करते हैं या मुंह पर कपड़ा बांध लेते हैं या कुछ समय के लिए सांस रोकने की कोशिश करते हैं, किंतु ऐसा हम ज़्यादा समय तक नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे शरीर को निरंतर वायु की आवश्यकता होती है जो सांस द्वारा शरीर में प्रवेश करती है और बाहर निकलती है। श्वसन, चलिए देखते हैं श्वसन क्या है। श्वसन जो है वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक से फेफड़ों तक पहुंचाने की क्रिया को अंतःश्वसन या निःश्वसन मतलब कि इंस्पिरेशन या इनहेलेशन कहते हैं। इसके विपरीत फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को नाक द्वारा शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उच्छ्वसन या निःश्वसन मतलब कि एक्सपिरेशन या एक्सहेलेशन कहते हैं। अंतःश्वसन एवं उच्छ्वसन की क्रिया संयुक्त रूप से श्वासोच्छ्वास मतलब कि ब्रीदिंग कहलाती है। दरअसल ब्रीदिंग भी श्वसन क्रिया का एक अंग मात्र है। श्वसन की पूर्ण प्रक्रिया निम्न प्रकार से है। अंतःश्वसन द्वारा ली गई ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से प्रत्येक जीवित कोशिका में पहुंचकर उसमें उपस्थित भोज्य पदार्थ को विखंडित करती है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा बनने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो निःश्वसन द्वारा शरीर से बाहर निकलती है। और यही संपूर्ण प्रक्रिया जो है श्वसन कहलाती है। चलिए एक एक्टिविटी देख लेते हैं। एक परख नली में चूने का पानी लीजिए जिसमें चित्र के अनुसार एक स्ट्रॉ रखिए। अब स्ट्रॉ में फूंके। कुछ देर फूंकने के बाद आप क्या देखते हैं, जो चूने का पानी होगा वो दूधिया रंग का हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। इस क्रियाकलाप से ये स्पष्ट हो जाता है कि उच्छ्वसन से निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। श्वसन दर, आपको मालूम है कि एक सामान्य व्यक्ति प्रति मिनट कितनी बार सांस लेता है? जिस दर से मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता और छोड़ता है उस दर को ही श्वसन दर कहते हैं। सामान्य स्थिति में व्यक्ति जो है औसतन 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है और छोड़ता है। अधिक श्रम करने वाला कार्य करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। आप कोई शारीरिक कार्य करते हैं जैसे दौड़ते हैं, कसरत करते हैं या सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते हैं, तो क्या आपकी श्वसन दर सामान्य रहती है? आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप द्वारा पता लगाएं कि दी गई स्थितियों में हमारी श्वसन दर कितनी बढ़ जाती है। कुछ अन्य बिंदु भी है, चलिए उनको देख लेते हैं। अंतःश्वसन एवं निःश्वसन में वायु की मात्रा को नापना जो होता है श्वास मापन मीन्स स्पाइरोमीट्री कहलाता है और इसे श्वास मापी यंत्र मीन्स स्पाइरोमीटर द्वारा मापा जाता है। श्वसन की आवश्यकता, जरा सोचें, अंतःश्वसन में ली जाने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? याद कीजिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इससे पहले हमने पढ़ा था। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन मुक्त होती है और यही ऑक्सीजन हम श्वसन में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, जिसका उपयोग पौधे भोजन बनाने में करते हैं। इस प्रकार वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड निरंतर जो है बनी रहती है। शरीर में सारी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से होती रहें, इसके लिए ऊर्जा की निरंतर आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें भोजन के विखंडन के फलस्वरूप प्राप्त होती है। भोजन में उपस्थित जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूट जाना भोजन का विखंडन कहलाता है। कोशिका के अंदर भोजन मतलब कि ग्लूकोज जो है श्वसन क्रिया में ली गई ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में विखंडित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा विमुक्त होती है, निर्मुक्त होती है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन
एरो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, ये एक समीकरण हो गया श्वसन का। मानव का श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में निम्नलिखित अंग सम्मिलित हैं। पहला है नासा द्वार, दूसरा है नासा गुहा, तीसरा है ग्रसनी, चौथा है श्वास नली और पांचवा है फेफड़े। ये है मनुष्य में श्वसन तंत्र के विभिन्न भाग। देख रहे हैं आप। सबसे पहले नासा द्वार है, फिर मुख गुहा, नासा द्वार, ग्रसनी, श्वास नली, फेफड़ा, डायफ्राम भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। ये पूरा पिक्चर बनाता है मनुष्य में श्वसन तंत्र का। ठीक है। नासा द्वार हमारे चेहरे पर मुख द्वार तथा माथे के एवं दोनों आंखों के बीच में उभरी हुई जो संरचना होती है उसको नासिका कहते हैं, और नासिका के आगे वाले उभरे भाग जो इधर उधर दो अंडाकार बाह्य नासा छिद्र होते हैं उन्हें ही नासा द्वार कहा जाता है। नासा गुहा, नासिका के गुहा को नासा गुहा या नासिका गुहा कहते हैं। नासा गुहा की दीवार पर छोटे छोटे महीन बाल एवं श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं, जिसमें से श्लेष्म नामक चिपचिपा पदार्थ जो है स्रावित होता रहता है। उसके बाद आती है ग्रसनी। नासा गुहा के पीछे की ओर एक नलीनुमा संरचना जो है नासा गुहा उसमें खुलती है, जिसे कि ग्रसनी कहते हैं। फिर है श्वास नली। श्वास नली जो है नलिका जैसी संरचना होती है जो दो शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसे श्वसनियाँ कहते हैं। प्रत्येक श्वसनी अपनी अपनी ओर के फेफड़े में खुलती है। श्वास नली के बाहरी सतह पर सी की आकृति के छल्ले जैसी संरचनाएं होती हैं। ये श्वास नली एवं श्वासनियों को आपस में चिपकने से रोकती हैं ताकि इनमें वायु जो है स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सके। उसके बाद है फेफड़ा। आपने जो है सीने पर दोनों हाथ रखिए अपने सीने पर और अनुभव करिए क्या हो रहा है। आपका सीना जो है वक्ष जो है सांस लेते समय फैल रहा है और छोड़ते समय पिचक रहा है। ऐसा फील हो रहा है ना। ये फूलने और पिचकने की प्रक्रिया ही जो है वास्तव में कहाँ हो रही है? फेफड़ों में होती है। फेफड़े जो होते हैं शंकु के आकार की रचना है। वक्ष गुहा में हृदय के दोनों ओर एक एक दायां एवं बायां फेफड़ा होता है। मतलब हार्ट जो होता है उसके दोनों ओर एक एक फेफड़े होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। श्वसनियाँ फेफड़ों के भीतर महीन महीन असंख्य वायु कूपिकाओं में खुलती हैं। दरअसल वायु कूपिकाएं ही वे स्थान है जहाँ पर ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान होता है, मतलब कि विनिमय होता है। ठीक है। चलिए कुछ अन्य बिंदु हैं उनको भी देख लेते हैं। श्लेष्म ग्रंथियों द्वारा स्रावित चिपचिपा लसदार पदार्थ होता है जो नासा द्वार को नम एवं लसदार बनाए रखता है। अंतः श्वसन में ली गई वायु के साथ आए हानिकारक जीवाणु एवं धूल कण आदि श्लेष्म में चिपक कर नासिका रोम में फंसे रह जाते हैं और आगे नहीं जा पाते हैं। ग्रसनी एवं श्वास नली के प्रवेश द्वार पर एक पत्तीनुमा मतलब कि ढक्कन के जैसी संरचना होती है जिसे कि एपिग्लोटिस कहते हैं, जो खाना खाते समय भोजन के कणों को श्वास नली में जाने से रोकता है। अब चलिए जानते हैं श्वसन प्रक्रिया। श्वसन प्रक्रिया। अंतः श्वसन में ली गई ऑक्सीजन युक्त वायु जो है नासा द्वार से होकर नासा गुहा में प्रवेश करती है। नासा गुहा से होते हुए वायु जो है ग्रसनी में पहुंचती है और ग्रसनी से होते हुए वायु श्वास नली की दोनों शाखाओं दाईं श्वसनी और बाएं श्वसनी के द्वारा दाएं और बाएं फेफड़ों में जाती है। यहाँ पे आप चित्र में भी देख सकते हैं नासा द्वार, फिर नासा गुहा, फिर ग्रसनी, श्वास नली और फेफड़ा। ऐसे ही जो है मानव में श्वसन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। यहाँ पे आप अंतः श्वसन का चित्र देख सकते हैं, उच्च श्वसन का चित्र देख सकते हैं। अंतः श्वसन में पसलियाँ जो है थोड़ी उनका आकार जो है बाहर की ओर वो गति करती हैं, फैल जाती हैं, और उच्च श्वसन में वो सिकुड़ जाती हैं, है ना। पसलियाँ जो है अंदर की ओर गति करती हैं जिससे कि वो सिकुड़ जाती हैं। उच्च श्वसन में अंतः श्वसन में फैल जाती हैं। ठीक। फेफड़े जो है वक्ष गुहा में स्थित होते हैं जिसे आधार प्रदान करने के लिए एक पेशी पर डायफ्राम होता है। डायफ्राम अंतः श्वसन के समय नीचे की ओर गति करती है। परिणाम स्वरूप वक्ष गुहा का आयतन जो होता है बढ़ जाता है और वायु फेफड़े में प्रवेश कर जाती है। उच्च श्वसन में पसलियां नीचे अंदर की ओर गति करती हैं और डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि कैसे वक्ष फैलता और सिकुड़ता है।
अंतःश्वसन में ली गई ऑक्सीजन कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में विखंडित कर देती है। इस क्रिया में ऊर्जा जो है विमुक्त होती है, जिसका उपयोग जैविक क्रियाओं जैसे कि पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया आदि में होता है। इसी ऊर्जा के कारण ही हम अपने सभी दैनिक कार्य कर पाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया कोशिका में होती है, अतः इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। चलिए कुछ अन्य बिंदु हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जब आप दौड़ते हैं या भारी काम करते हैं तब आप ज़्यादा ऊर्जा खर्च हो जाती है। इस ऊर्जा की पूर्ति के लिए आपको अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब आप हाँफते हैं तब मुंह खुल जाता है और आप मुंह से सांस लेकर अतिरिक्त ऑक्सीजन की पूर्ति कर लेते हैं, है ना। चलिए, ब्रीदिंग और श्वसन में अंतर क्या है। जो श्वासोच्छ्वास मीन्स ब्रीदिंग जो है, यह एक यांत्रिक क्रिया है, एक मैकेनिक क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन अंतःश्वसित और कार्बन डाइऑक्साइड उच्छ्वसित होती है। और श्वसन क्या है, श्वसन जो है एक रासायनिक क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का अणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में अपघटित होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। ब्रीदिंग जो है ये कोशिकाओं के बाहर होने वाली क्रिया है, इसीलिए बाह्य श्वसन भी कहते हैं। और श्वसन जो है ये कोशिकाओं के अंदर होने वाली क्रिया है, इसीलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। ब्रीदिंग में जो है ऊर्जा खर्च होती है, जबकि श्वसन में ऊर्जा जो है मुक्त होती है। तो ये कुछ हो गए प्रमुख अंतर ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के अंदर, ठीक है। अन्य जंतुओं में श्वसन प्रक्रिया एवं श्वसन अंग। श्वसन के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। क्या सभी जीव जंतुओं में मनुष्य की भांति श्वसन अंग होते हैं? प्रकृति में जो है कुछ जीव अत्यंत सूक्ष्म एवं अकोशिकी एक कोशिकी हैं, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, युग्लिना हो गया, ठीक है। ये सब इन जीवों में श्वसन की क्रिया शरीर की सतह में जो है विसरण के द्वारा होती है। बहुकोशिकीय जीवों जैसे कि केंचुए में श्वसन क्रिया त्वचा के द्वारा होती है। काकरोच एवं अन्य कीटों में श्वसन के लिए उनके शरीर पर पार्श्व भाग में छोटे छोटे अनेक छिद्र होते हैं। ये छिद्र ही जो है श्वास रंध्र कहलाते हैं। मेढक जल तथा स्थल दोनों में पाए जाने वाला जंतु है, इसीलिए श्वसन क्रिया फेफड़ों तथा त्वचा के द्वारा होती है, उसमें दोनों के ही द्वारा होती है। जलीय जीव जैसे कि मछली में श्वसन के लिए एक विशेष अंग क्लोम या गलफड़े, जिन्हें कि गिल्स कहा जाता है, वो पाए जाते हैं। जलीय जंतु में श्वसन क्रिया गलफड़ों के द्वारा होती है, ठीक है। ये कुछ बिंदु हो गए अन्य जंतुओं में श्वसन को लेके। पौधों में श्वसन, क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? जी हाँ, वो भी करते हैं। प्रायः आपने बुजुर्गों से सुना होगा कि रात्रि में वृक्षों के नीचे नहीं सोना चाहिए या सूर्यास्त के बाद वृक्षों के नीचे नहीं खेलना चाहिए। क्या आपने जानने का प्रयास किया कि क्यों मना करते थे वो? क्या पौधे भी जंतुओं की तरह सांस लेते हैं? चलिए इन प्रश्नों का भी उत्तर जानने का प्रयास कर लेते हैं। जंतुओं की तरह पौधे भी सांस लेते और छोड़ते हैं। पौधों में श्वसन क्रिया होती है क्योंकि उन्हें भी जीवित रहने के लिए विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं करनी पड़ती है और इन क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पौधों में सांस लेने एवं छोड़ने के लिए जंतुओं की तरह अंग नहीं होते, बल्कि पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें कि स्टोमेटा या रंध्र कहा जाता है। रंध्रों से मतलब कि स्टोमेटा से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों का आदान प्रदान विनिमय होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त होती है, ऑक्सीजन बाहर मुक्त हो जाती है। दिन में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का अनुपात संतुलित रहता है। श्वसन की क्रिया प्रत्येक क्षण जंतुओं और पौधों में होती रहती है। रात्रि में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं होने से इसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? आई होप अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, साथ ही साथ शेयर करिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।